हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके सिलेबस यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें भाई सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है। अगर आप जीके ऑफ इंडिया वाला पोर्शन देखोगे तो वहाँ पे आपको आज का टॉपिक ज़रूर मेंशन करा हुआ दिखेगा। तो आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से आपको वहाँ पे एक सेपरेटली तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन करा हुआ दिखेगा। तो आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ओके भाई, पॉलिटी का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज टॉप 20 क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है और कहीं ना कहीं जेके एसएसबी या किसी अदर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। याद रखना, ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा फील हो जाएगा कि हमने डायरेक्टिव वाला जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। ओके, तो आई होप कि यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पे आप जरूर व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। तो पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो भाई वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। भाई रिसेंटली जेके एसएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेली फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस आपको वहां पर प्रोवाइड करे जाते हैं और साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव वाइब्स या अदर कोई भी जॉब्स का रिलेटेड अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाती है। तो बहरहाल अगर हम आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, कर चुका है हमने डिस्कस। तो आज का अपना टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम भाई डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड डीपीएसपी। सो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सी कंट्री है जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल क्वेश्चन कितने करेक्ट करे। ओके, यूएसए, आयरलैंड, फ्रांस या जापान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में और याद रखिएगा अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो पार्ट 3 में आता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखिए। फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो पार्ट 3 में आता है। और अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए कंट्री से लिया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहीं पे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पूछा जाए, देखिए जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा गया था तो उस टाइम जो भी कंसेप्ट थे, यानी प्रेसिडेंट मान लो, प्रेसिडेंट का कंसेप्ट मान लो, या जुडिशरी का कंसेप्ट मान लो, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स हुए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुए, ये सारे के सारे कंसेप्ट भाई दूसरी जो कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, सो इसलिए अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स का यूएसए से लिया गया था। और अगर हम बात करें भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तो भाई ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आयरलैंड। तो याद रखिएगा आयरलैंड से ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट लिया गया है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2, द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी या सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज के सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। याद रखिएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एंड विच कमेटी सजेस्टेड द जस्टिकेबल एंड नॉन जस्टिकेबल टाइप्स ऑफ राइट। सप्रू कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, बुरीला कमेटी या नन ऑफ दीज। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो भाई जल्दी से आप करेक्ट आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यानी कौन सी ऐसी कमेटी थी जिन्होंने सुजेस्ट करा भाई जस्टिकेबल और नॉन जस्टिकेबल टाइप्स ऑफ राइट्स को। ठीक है,
तो यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज के सप्रू कमेटी। तो याद रखिएगा सप्रू कमेटी ही एक ऐसी कमेटी थी। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड है। याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड है, जो कि 11 यानी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। तो याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड है भाई बलवंत राय मेहता कमेटी। और अगर हम सप्रू कमेटी के बारे में बात करें, ये भाई DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिलेटेड है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से क्लियर हो गए जितने भी कंसेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस करे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। अगर हम यहाँ पे बात करें भाई इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो भी ये किसमें प्रोवाइड करा गया है? द प्रिम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स। क्या प्रिम्बल और फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइड करा गया है? क्या प्रिम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्रोवाइड करा गया है? क्या फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्रोवाइड करा गया है? सो जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। देखिए साथ साथ आप ही आंसर देते रहें, उससे यूँ होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे अंदाज़ा हो जाता है। और आपको देखिए जो भी आप टाइप करते हैं, चाहे आप नोटबुक पे करते हैं, चाहे कमेंट्स में करते हैं, चाहे कहीं पे भी करते हैं, लेकिन जो भी आप टाइप करते हैं तो वो आपको ज़रूर याद रहता है। क्योंकि आपने सुना होगा बचपन में आपसे कहा जाता है कि जो भी क्वेश्चन आपको याद करना है तो वो एक बार अपनी नोटबुक पर लिखिए। ओके, यही मकसद होता है भाई, आपको लिखने जो चीज़ लिखते हैं वो याद भी रहता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कि द प्रिम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करें, जो एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो भाई ये प्रोवाइड है किसमें है? प्रिम्बल में भी है ये, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, आई होप कि आपको हमारी अच्छे से समझ, बढ़िया शानदार तरीके से हमारी समझ आती होगी जो भी हम पढ़ाते हैं। क्योंकि हम यही कोशिश करते हैं कि आपको एक सिंपली लैंग्वेज में पढ़ाया जाए ताकि आपको याद रह जाए। क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मकसद है भाई, कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ। अगर आप कंसेप्ट अचीव कर लोगे, कंसेप्ट पा लोगे, तो ज़रूर ऑब्वियसली सी बात है कि आप मार्क्स ज़रूर लाओगे। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द आइडियल्स that a state must keep in mind while framing policies called fundamental rights, fundamental duties, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या सोशलिज्म? सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आप देखिए जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, लाइक UPSC हुआ, JKS हुआ स्टेट लेवल का, या कोई भी अदर CGL वगैरह हुआ, उसका जो एक ट्रेंड बन चुका है कि उसका जो एक पैटर्न है ना कि वो इस टाइप के स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, और अब तो JKSSB भी उसी मूड में आ रही है। ठीक है, तो बहरहाल जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग DPSP। तो याद रखिएगा कौन सा वो स्टेटमेंट है जो ट्रू है भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग। ओके, स्टेटमेंट 1, द कंसेप्ट वाज मेंशनड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो उसमें ये वाला जो कंसेप्ट है कौन सा भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला जो कंसेप्ट है, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन करा गया है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। सो स्टेप नंबर अगर हम सेकंड की बात करें, इसमें यूँ कहा गया कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे आंसर चूज करना होगा। ओनली वन करेक्ट है क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रू वाला पूछा गया। ओनली वन ट्रू, ओनली सेकंड ट्रू, बोथ एंड, या देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, बोथ एंड बी ट्रू या नन ऑफ दिस। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें भाई। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी क्यों यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर सही। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कंसेप्ट है भाई, अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वाला है, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपको मिलेगा, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन। ठीक है, यानी जल्दी से बताइएगा कौन सा वो एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें भी कंसिस्ट है कि इक्वल पे, यानी जो इक्वल पे करा जाए। ठीक है, इक्वल पे करा जाए फॉर इक्वल वर्क का, किसके लिए? मैन एंड वीमेन के लिए। आर्टिकल 31, आर्टिकल 39, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 44।
सो यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ कि आर्टिकल 39। तो याद रखिएगा आर्टिकल 39 में ही ये कहा गया है कि भाई इक्वल वर्क का इक्वल पे मिलेगा भाई किसको, विमेन एंड मेन को। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 39 में कहा गया। आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको फरफर इंग्लिश में याद नहीं रखना है, फरफर इंग्लिश यहाँ पे नहीं बोलनी है, आपको ऑल ओवर टोटल इतना ही याद रखना है भाई। जो आर्टिकल 39 है ना, उसमें यूँ कहा गया है कि कोई भी महिला हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी यानी कोई भी मैन हो या वीमेन हो, उसको भाई जितना वो काम करेगा उसको इक्वल ही पे मिलेगा। ओके, ये आपको याद रखना कि आर्टिकल 39 में कहा गया है। ओके, सिंपली यही आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट द गांधीयन प्रिंसिपल्स। सो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें, यानी वो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें भाई यूँ कहा गया कि गांधीयन प्रिंसिपल जिसमें आपको मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 42, आर्टिकल 48, आर्टिकल 41 टू आर्टिकल 48, आर्टिकल 42 या आर्टिकल 40। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज के आर्टिकल 42 आर्टिकल 48 में यही कहा गया गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक रिवाइज जो हमारे नोट्स रहते हैं स्पेशली 14-15 दिन में ही आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, बेस्ट वे में हमारे नोट्स रहते हैं, 100% अथेंटिक वे में 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होती है और 100% ही एग्जाम ओरिएंटेड हमारा मटेरियल रहता है। कुछ भी हमने वहाँ पे ये इधर उधर की बातें नहीं करी होती है, पॉइंट टू पॉइंट जो ही मतलब की चीज़ होते हैं वही वहाँ पे आपको मिलेंगे। सो जल्दी से PDF लेने के लिए 9596736083 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगी और कुछ ही टाइम आपके पास बचा हुआ है, इसमें जल्दी से आप इस PDF को यूटिलाइज करके इनको रीड करके एकदम बढ़िया शानदार तरीके से अपना जो नॉलेज है उसको बूस्ट करके और एग्जाम हॉल में बैठ जाइए। ओके, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, विच आर्टिकल स्टेट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कहीं बार JK SSB की एग्जाम में पूछा गया है। SSC की अगर हम बात करें, स्पेशली SSC CGL की बात करें, CHSL या अगर हम GD की बात करें तो आपको ये वाला क्वेश्चन किसी न किसी सेक्शन में जरूर देखने को मिलेगा। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है, जबरदस्त एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको पूछा जाता है। ठीक है, आपको बताना होगा कौन सी आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44 या आर्टिकल 32। तो भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आपको भी ये आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44, दैट इज कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आर्टिकल जो 44 है, आर्टिकल 44 में भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको मिलेगा। तो जाइए आप आर्टिकल 44 को देख लीजिए, चाहे गूगल पे देखिए, हमारी PDF में देखिए, किसी अदर सोर्स में देखिए, लक्ष्मीकांत में देखिए, NCERT में देखिए, जहाँ भी देखना देखिए, लेकिन आर्टिकल 44 में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ही दिखेगा। ओके, आई होप कि आपको ये याद रह गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। आई होप कि आपको याद रहेगा भाई, आपको याद ही करना है, बाकी यहाँ पे कोई रट्टा नहीं मारना है, कुछ नहीं करना है, इतना ही याद रखना है भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 44। बाकी कुछ नहीं याद रखना है, इतना ही सारा याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच आर्टिकल अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर्पज फॉर द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। भाई एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को सेपरेट करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर कौन से आर्टिकल में कहा गया। ओके, आर्टिकल 42, आर्टिकल 45, आर्टिकल 50, आर्टिकल 55। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज के आर्टिकल 50। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ना तो कोई नोट्स बनाना है, ना तो आपको लिखना है, ना तो आपको रट्टा मारना है, ना ही आपने ये वाला क्वेश्चन अपने DP पे लगाना है, कुछ नहीं करना है, इतना याद रखना होगा आपको। ठीक है, यानी अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो भाई जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पर्पज से कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 50। ओके, यानी आर्टिकल 50। ओके, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो एक बार लाइक ज़रूर करिए। देखिए लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगी और इस तरह की बढ़िया शानदार सी वीडियो आपके लिए कंटिन्यू लेके आएंगे। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें,
फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये उसका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, हमें क्वेश्चन अच्छा लगा, एग्जाम ओरिएंटेड लगा। देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि कहीं ना कहीं आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बहरहाल आप इतना याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो स्वर्ण सिंह कमेटी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी की ही रिकमेंडेशन पे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच इज पेड ऑन बैंक कन्वीनियंस, हु सेड इट। भाई किनके द्वारा कहा गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक चेक है, ठीक है, जिसको बैंक पर पेड करा गया भाई कन्वेंस के लिए। ओके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, के टी शाह या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के टी शाह के द्वारा ही ये एक स्टेटमेंट दिया गया। ओके, आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और ये पूछे जाते हैं भाई। हम आपको इस चैनल पे वही क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, कहीं ना कहीं पूछे गए हों या कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांस हो। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कौन सा दिए गए ऑप्शन में से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? क्या फ्रीडम ऑफ द प्रेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? क्या फ्रीडम ऑफ द रिलीजन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? या इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? अगर आपने हमारी फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो सोए सोए नहीं देखी होगी, अगर आपने हमारी फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो आंखें बंद करके नहीं देखी होगी, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में गप्पे शप्पे लगाते लगाते अगर वीडियो नहीं देखी होगी, तब आपको ये क्वेश्चन 100% इसका आंसर आता होगा। क्यों? क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स में एक जो आर्टिकल 14 डिस्कस करा था, आर्टिकल 14 में हमने यही पढ़ा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ आपको आर्टिकल 14 में ही दिखेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक कंसेप्ट है, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ही आता है। लेकिन आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा था कि भाई इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, यानी इक्वल यानी लॉ के आगे, कानून के आगे सब बराबर हैं। तो इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाता है। फ्रीडम ऑफ द रिलीजन ये भी एलिमिनेट कर लिया और फ्रीडम ऑफ द प्रेस भी एलिमिनेट हो गया। सो ऑप्शन है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी हमने बात करी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जल्दी से बताएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? भाई जल्दी से बताएगा, आपको इतने हमने गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया है। सो जल्दी से बताएगा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिलेटेड और ये पूछा जाता है। ओके, सो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ही एक पार्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए शानदार, बढ़िया, शानदार, खूबसूरत, इत्मीनान सा क्वेश्चन है, सुकून वाला क्वेश्चन है। क्यों है भाई? यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मारेंगे, याद रखना। कहीं पे आपको यूं पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है? यहाँ पे पूछा गया भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। अब जो नहीं पूछा गया होगा, आप जल्दी जल्दी से आप फरफर से एस्पिरेंट बनोगे और आप जल्दी से टिक कर दोगे भाई, हाँ आपने टिक कर दिया कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे नाट का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, कौन सा नहीं है कौन सा है, इस पे आपको ध्यान रखना होगा। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, राइट टू वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क या राइट टू इंफॉर्मेशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए फिलहाल आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि भाई अभी हमने पढ़ा था कि इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क किसके लिए भाई? मैन एंड वीमेन के लिए। तो ठीक है, ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा था, इसलिए इसको एलिमिनेट कर दीजिए और बाकी जो जो ऑप्शन आपको आते हैं उसको एलिमिनेट करके और आंसर जल्दी से निकालिए। अगर हम बात करें राइट टू इंफॉर्मेशन RTI के बारे में, RTI आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से एक टॉपिक RTI के नाम से मेंशन है। RTI के बारे में बात करें 2005 का जिक्र तो इसमें ज़रूर आएगा, क्योंकि जो RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो 2005 में पास हुआ। अब होता यूँ है कि ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है, ये एक एक्ट है। ओके, और कौन सा है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको हम इन शॉर्ट RTI एक्ट के नाम से जानते हैं। और RTI एक्ट की बात करें तो 2005 आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15,
विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एट ए लेटर डेट। अच्छा, जब अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना, फ्रेम हुआ, ठीक है, उसके बाद भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड करा गया। ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में ही सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड करे थे। नहीं जनाब, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, संविधान तैयार हो गया, उसके बाद भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ऐड करा गया। अब वो कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जल्दी से। इंटरेस्टेड क्वेश्चन है भाई, क्या आपको भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन लग रहा है? अगर लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, प्रोहिबिशन ऑफ कायोस लेटर, फ्री लीगल एड या यूनिफॉर्म सिविल कोड। जल्दी से बताइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कौन सा डीपीएसपी ऐड करा गया था? सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ना यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, आर्टिकल 44, इसको ध्यान में रखना। बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कहीं पे भी आपको ये वाला भूले मत, अगर भूल जाएगा एग्जाम में आ जाएगा, दिक्कत बन जाएगी। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में, तो भाई ये भी यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसी टाइम ये ऐड करा गया था। और प्रोहिबिशन ऑफ कायोस लेटर के बारे में बात करें, ये भी भाई, हाँ, इसके बारे में इंटरेस्टेड है आप जल्दी से बताइएगा कौन से आर्टिकल में इसके बारे में कहा गया। आज आपके लिए पहला होमवर्क ही यही है, आज आपके लिए होमवर्क ये जल्दी से बताएगा कौन से आर्टिकल के अंडर ये लिखा गया भाई, प्रोहिबिशन ऑफ कायोस लेटर के बारे में। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फ्री लीगल एड, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐड करा गया था। ओके, आई होप कि आपको 15 क्वेश्चंस के 15 क्वेश्चंस ही करेक्ट हुए होंगे, और जिनके करेक्ट नहीं हुए उनको याद रह जाएंगे, और याद नहीं रहेंगे आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिवाइज करिए। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आज ही सुबह एक मोटिवेशनल वीडियो भेजा हुआ था, जिसमें एक सर ने यूँ कहा था, भाई आप वीडियो देखिए, अगर एक बार आपको याद नहीं रह रहा, दूसरी बार देखिए, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार देखिए, तो भाई 6 बार देखने के बाद तो आपको ज़रूर ध्यान में रहेगा। ओके, बहरहाल आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने 15 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन सही करे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी। और पीडीएफ की कास्ट बहुत ही कम रखी हुई है, जिसमें सारे के सारे पूरे एस्पिरेंट भी पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो भाई जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। और बाकी फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।